नमस्कार। आज हम भारत के कुछ बेहद खास भौगोलिक नज़ारों की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब यहाँ की कुछ प्रमुख घाटियाँ और हिमनद यानी वैलीज और ग्लेशियर्स हमारे, जिसमें इन विषयों पर काफ़ी जानकारी दी गई है। और हमारा मकसद है इस जानकारी से सबसे ज़रूरी, सबसे दिलचस्प बातें निकालना। हम खास तौर पर उन घाटियों और हिमनदों पर ध्यान देंगे जिनके बारे में शायद कम सुना हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान या परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे ये जानना कि किस घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं, या किसे छोटा यूनान का नाम मिला है, और क्या सियाचिन के अलावा भारत के दूसरे बड़े ग्लेशियरों के बारे में पता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये भौगोलिक यात्रा। देखते हैं ये जानकारी हमें क्या बताती है। अच्छा, तो इस सामग्री में एक बात साफ है कि अक्सर ये सवाल आता है कि भाई कौन सी घाटी किस राज्य में है। ये जानना तो ज़रूरी है ही, पर इन घाटियों की अपनी अलग पहचान, उनके कुछ खास नाम, उनकी कहानियां भी हैं जो उन्हें वाकई खास बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस जानकारी को समझने के लिए इसमें एक अच्छा तरीका अपनाया गया है। पहले यह देखा गया है कि कौन सी घाटी कहाँ है, मतलब राज्य के हिसाब से लोकेशन, और फिर उनकी खासियतों पर बात की गई है। इससे एक साफ तस्वीर बन जाती है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। सबसे पहले तो जाहिर है कश्मीर घाटी का जिक्र आता है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच, और मशहूर श्रीनगर शहर यही है। और लद्दाख की तरफ बढ़े तो कौन सी अहम घाटियां हैं वहाँ? लद्दाख में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण घाटियां हैं। जैसे एक है मरखा घाटी। दिलचस्प बात यह है, जानकारी के मुताबिक ये हेमिस नेशनल पार्क जाने का रास्ता है। और हेमिस तो आप जानते हैं, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अच्छा। फिर नुब्रा घाटी है। इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं से सियाचिन ग्लेशियर का रास्ता जाता है। हाँ, ये तो बहुत अहम है। और शुरू घाटी का भी जिक्र है, वो भी लद्दाख में ही है। तो ये सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, रणनीतिक और इकोलॉजिकल हिसाब से भी बहुत अहम है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। सुना है यहाँ तो घाटियों की भरमार है। इस जानकारी में भी कई नाम हैं। हाँ, हिमाचल इस मामले में बहुत ही समृद्ध है। इसमें लाहौल और स्पीति जैसी प्रसिद्ध घाटियों का जिक्र है। स्पीति घाटी तो खासकर अपने बौद्ध मठों के लिए जानी जाती है, जैसे ताबो मठ, बहुत पुराना मठ है। और सांगला घाटी? सांगला घाटी, जिसे बसपा घाटी भी कहते हैं। और वो एक बहुत ही अनोखी घाटी है, मालना घाटी। हाँ, भारत का छोटा यूनान कहते हैं इसे, है ना? बिल्कुल, जानकारी इसे यही कहती है, भारत का छोटा यूनान। और ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये वहाँ की एक बहुत ही अलग, मतलब प्राचीन मानी जाने वाली जो उनकी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक स्वायत्त शासन प्रणाली और उनकी जो संस्कृति है, उसकी तरफ इशारा करता है। ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। वाकई दिलचस्प है। और हिमाचल में कौन सी घाटियां हैं जिनका जिक्र है? कुल्लू घाटी का जिक्र तो बहुत जरूरी है। इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। देवताओं की घाटी क्यों? तो इसकी कुदरती सुंदरता और दूसरा यहाँ के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था, खासकर जो कुल्लू का दशहरा है, वो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, सुना है। फिर पार्वती घाटी है, जहाँ मणिकर्ण है, अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए मशहूर। चंबा घाटी भी है, जहाँ खूबसूरत खज्जियार है। खज्जियार मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, उसकी सुंदरता की वजह से भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मतलब हरी भरी चारागाह हैं, वैसा नजारा। और कांगड़ा घाटी, जहाँ धर्मशाला शहर है, वो भी महत्वपूर्ण है। यानी हिमाचल की हर घाटी की अपनी एक अलग ही कहानी है ना? कहीं संस्कृति, कहीं धर्म, कहीं सुंदरता। निश्चित रूप से। और इसमें पांगी घाटी का भी उल्लेख है, जहाँ पंगवाल और भोटिया जनजातियां रहती हैं, तो उसका एक अलग ट्राइबल कैरेक्टर है। अच्छा, अब उत्तराखंड की ओर चलते हैं। यहाँ कौन सी प्रमुख घाटियां हैं? उत्तराखंड में सबसे पहले तो दून घाटी का नाम आता है। ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच है और अपने अच्छे स्कूलों के लिए जानी जाती है। हाँ, देहरादून। जी। फिर जौहर घाटी है, जिसे मिलम घाटी या गोरीगंडा घाटी भी कहते हैं। और फूलों की घाटी, उसका जिक्र तो जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फूलों की घाटी चमोली जिले में, वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपनी अल्पाइन फूलों की विविधता के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसा कि इस जानकारी में भी इशारा है। जो हाल की घटनाएं हुई हैं, जैसे जोशीमठ में भू धसाव की समस्या, हाँ, वो तो बहुत चिंताजनक है। वो इन हिमालयी क्षेत्रों की नाजुकता को दिखाती है। फूलों की घाटी जैसे क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हैं। इसके अलावा नीलांग घाटी का जिक्र है उत्तरकाशी में। भारत चीन सीमा के पास होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। अच्छा। और धर्मा घाटी भी है, जो धर्मा गंगा नदी के किनारे है। महत्व भी,
ये बात तो साफ है। हाँ, और ये जो नाजुक संतुलन है, यही इन पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषता भी है और चुनौती भी। ठीक है। पश्चिम बंगाल की तरफ देखें तो वहां कौन सी घाटियां हैं? इस जानकारी में पश्चिम बंगाल में 2 घाटियों पर खास ध्यान दिया गया है। एक है नेवरा घाटी। जानकारी के मुताबिक 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। और दूसरी है सिलीगुड़ी घाटी। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन नेक, ये नाम क्यों? क्योंकि अगर आप नक्शे पर देखें तो ये भारत का एक बहुत संकरा सा हिस्सा है जो मुख्य भूमि भारत को हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। हाँ, देखा है, बिल्कुल गर्दन जैसा लगता है। जी, तो इसका सामरिक महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये कनेक्टिविटी के लिए एकमात्र जमीनी रास्ता है। समझ गए। और पूर्वोत्तर भारत में और कौन सी घाटियां हैं? सिक्किम में युमथांग घाटी है। जानकारी में इसे सिक्किम की फूलों की घाटी कहा गया है। ये हॉट स्प्रिंग्स और रोडोडेंड्रोन फूलों के लिए जानी जाती है। यहां से नाथुला, जलेपला जैसे दर्रे तिब्बत को जोड़ते हैं, तो यहां भी सामरिक पहलू आ जाता है। फिर नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है जुकू घाटी। जुकू घाटी? हाँ, जुकू। ये जून से सितंबर के बीच जब जंगली फूल खिलते हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं पूरी घाटी एकदम रंगीन हो जाती है। वाह, सुनने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। जी। अच्छा, अब दक्षिण भारत की ओर चलें, वहां कौन से घाटियों का जिक्र है? आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी का जिक्र है। ये खास तौर पर अपनी कॉफी बागानों के लिए पहचानी जाती है। कॉफी? अच्छा जी। और तमिलनाडु में है कंबम घाटी। ये इस जानकारी के अनुसार अंगूर उत्पादन के लिए मशहूर है, खासकर पनीर द्राक्षी नाम की किस्म के लिए। अंगूर की घाटी, ये भी दिलचस्प है। हाँ। और केरल की शांत घाटी, साइलेंट वैली? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, पलक्कड़ जिले में। इसे भारत के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, खासकर अपने सदाबहार वर्षावनों के लिए। इसका नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि वहां सिकाडास मतलब झिंगरों की आवाज नहीं सुनाई देती, जो आमतौर पर जंगलों में होती है। अच्छा, ये कारण है। तो इन सभी उदाहरणों से ये तो बिल्कुल साफ है कि घाटियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है। हर घाटी की अपनी एक कहानी है, अपनी पहचान है। कहीं अनोखी संस्कृति, कहीं सामरिक महत्व, कहीं कोई खास फसल, तो कहीं बेजोड़ बायोडायवर्सिटी। सिर्फ राज्य का नाम याद कर लेना काफी नहीं है। बिल्कुल, ये विविधता ही तो भारत के भूगोल को इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए, अब इस गहरी चर्चा के दूसरे हिस्से पर आते हैं, हिमनद यानी ग्लेशियर। जानकारी इन्हें बर्फ की विशाल गतिशील चट्टानें बताती हैं और ये मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, पोलर और अल्पाइन। सही कहा। और भारत में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो अल्पाइन ग्लेशियर की श्रेणी में आते हैं। ये ऊंचे पहाड़ों पर बनते हैं, एक खास ऊंचाई के ऊपर, जहां तापमान इतना कम रहता है कि बर्फ साल भर जमी रहती है। इस ऊंचाई को हिमरेखा यानी स्नो लाइन कहते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। जानकारी कहती है कि ये हिमरेखा कोई एक सीधी लाइन नहीं है, इसकी ऊंचाई बदलती रहती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हिमरेखा की ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है कि उस इलाके में कितनी बर्फबारी या बारिश होती है, मतलब वर्षण कितना है, हवा में नमी यानी जलवाष्प कितनी है, वो जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है यानी अक्षांश क्या है, और समुद्र से कितनी दूरी पर है। इन सब बातों पर निर्भर करता है। और इसी वजह से पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में फर्क देखने को मिलता है। बिल्कुल, जानकारी इस अंतर को साफ करती है। पूर्वी हिमालय में जैसे सिक्किम या अरुणाचल की तरफ मॉनसून ज्यादा असरदार होता है, बारिश और हवा में नमी ज्यादा होती है। इस वजह से वहां हिमरेखा कम ऊंचाई पर ही मिल जाती है, जानकारी के मुताबिक करीब 4300 मीटर के आसपास। अच्छा। वहीं पश्चिमी हिमालय जैसे लद्दाख या हिमाचल का ऊपरी इलाका वो ज्यादा सूखा है और समुद्र से भी दूर है, तो वहां बर्फ जमने के लिए ज्यादा ऊंचाई चाहिए। जानकारी के अनुसार वहां हिमरेखा लगभग 5800 मीटर तक मिलती है। बाप रे, काफी अंतर है। हाँ, औसतन पूरे हिमालय क्षेत्र में ये 4500 से 6000 मीटर के बीच पाई जाती है। ये जानना तो काफी अहम था। अब भारत के प्रमुख ग्लेशियरों की बात करते हैं। सबसे पहला नाम तो जाहिर है सियाचिन का ही आता है। सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम रेंज में है, लद्दाख में। जानकारी इसे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताती है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र होने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े गैर ध्रुवीय ग्लेशियरों में से एक है। लेकिन क्या सियाचिन ही इतना बड़ा ग्लेशियर है भारत में, या और भी है? नहीं, ये बात ये जानकारी भी साफ करती है। काराकोरम रेंज तो ग्लेशियरों का खजाना है एक तरह से। सियाचिन के अलावा यहीं पर ब्याफो, हिस्पर, बालतोड़ो,
चोगोलुंगमा, रीमो, ससाइनी, जिसे इस्करमन भी कहते हैं, और खुर्दोपिन जैसे कई और बहुत बड़े ग्लेशियर हैं। इतने सारे? जी हाँ, ये सभी लद्दाख के इसी काराकोरम क्षेत्र में है। ये इस इलाके के हिमनदीय महत्व को दिखाता है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं? हिमाचल में भी महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, जैसे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये चंद्रा घाटी, लाहौल स्पीति में है और इसे राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। यहीं से चंद्र नदी को पानी मिलता है। फिर चंद्रा और भागा ग्लेशियर भी हैं। चंद्रा और भागा, इनसे नदियां निकलती हैं? हाँ, इनके पिघलने से क्रमशः चंद्रा और भागा नदियां बनती हैं, जो आगे मिलकर चंद्रभागा या चिनाब नदी बनाती हैं। सोनापानी ग्लेशियर का भी जिक्र है पीर पंजाल रेंज में, और चंद्रनाहन ग्लेशियर का भी। और उत्तराखंड, उसे तो ग्लेशियरों का गढ़ कहते हैं। हमारी कई पवित्र नदियां वहीं से निकलती हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर, भारत के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे चलकर गंगा बनती है। माँ गंगा का उद्गम स्थल। जी। फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से यमुना नदी निकलती है। मिलाम ग्लेशियर है, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहां से शारदा या काली गंगा नदी निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर भी यहीं है। और चोराबारी ग्लेशियर का भी जिक्र था शायद। हाँ, चोराबारी ग्लेशियर, ये केदारनाथ मंदिर के पास है। इसका जिक्र 2013 की केदारनाथ आपदा के संदर्भ में आता है। हाँ, वो भयानक बाढ़। जी। तब ग्लेशियर के पिघलने से बनी एक झील थी, गांधी सरोवर। उसके फटने से भारी तबाही हुई थी। ये घटना ग्लेशियरों के पिघलने से जुड़े खतरों को दिखाती है, खासकर GLOF का खतरा। GLOF मतलब? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मतलब ग्लेशियर पिघलने से जो अस्थिर झीलें बन जाती हैं, उनका अचानक फट जाना। ये बहुत खतरनाक होता है। जानकारी में खपनी और सुंदर ढूंगा ग्लेशियरों का भी उल्लेख है उत्तराखंड में। सिक्किम में कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं? सिक्किम में सबसे प्रमुख है जेमू ग्लेशियर। ये कंचनजंगा पर्वत के बेस पर है और तीस्ता नदी का मुख्य स्रोत है। तीस्ता तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा है। हाँ, तीस्ता। और राथोंग ग्लेशियर का भी जिक्र मिलता है। इस पूरी चर्चा में एक चिंता की बात बार बार सामने आ रही है, जिसका जिक्र ये जानकारी भी करती है। इन ग्लेशियरों का लगातार सिकुड़ना, पिघलना। हाँ, और ये आज के समय की एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर सच्चाई है। जानकारी इसके कई कारण बताती है। सबसे बड़ा कारण तो जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है, बढ़ता हुआ तापमान। लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय मानवीय गतिविधियां हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। जैसे कि? जैसे पहाड़ों में सड़कों का बनना, खासकर अनियोजित तरीके से, बढ़ता हुआ पर्यटन और उसके लिए जो होटल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये सब इन नाजुक अल्पाइन ग्लेशियरों पर बहुत दबाव डालते हैं। जानकारी ये भी कहती है कि ये ग्लेशियर बहुत पुराने हैं। हाँ, इसके मुताबिक भारत के हिमालयी ग्लेशियर प्लेस्टोसीन युग के अवशेष हैं, मतलब लाखों साल पुराने। चिंता की बात यह है कि आज इनके पिघलने की रफ्तार इनके बनने या इनमें बर्फ जमा होने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है। ओह! इसका नतीजा ये हो रहा है कि इनका आकार लगातार घट रहा है। इससे न सिर्फ भविष्य में नदियों में पानी की कमी का खतरा है, बल्कि जियोलॉफ जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। तो आज हमने भारत की कुछ अहम घाटियों और हिमनदों के बारे में काफी गहराई से जानकारी हासिल की। हमने देखा कि कैसे कुल्लू जैसी देवताओं की घाटी से लेकर केरल की शांत घाटी तक हर किसी का अपना एक अनूठा चरित्र है, अपना महत्व है। हमने मरखा, नुब्रा, मालना, जुकू जैसी शायद कम सुनी हुई लेकिन महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में भी जाना और समझा कि उनके जो उपनाम हैं, उनके पीछे क्या कारण है। और हमने हिमनदों के दोहरे किरदार को समझा। वे न केवल हमारी प्रमुख नदियों के स्रोत हैं, हमारी जीवनदायिनी है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ही संवेदनशील संकेतक भी हैं। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई में अंतर क्यों है, ये समझना महत्वपूर्ण था। साथ ही ये जानना भी अहम रहा कि सियाचिन के अलावा बियाफो, बाल्टोरो, गंगोत्री, मिलाम, जेमू जैसे कई और विशाल और महत्वपूर्ण ग्लेशियर भारत में मौजूद हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ भूगोल के नक्शे पर निशान नहीं है। ये हमारे पर्यावरण, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हिस्से हैं। इनके स्वास्थ्य पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इसी जानकारी से उभरता है। इसमें अल्पाइन ग्लेशियरों पर मानवीय गतिविधियों जैसे सड़क निर्माण और बढ़ते पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव का जिक्र किया गया है। ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि हम विकास की जो तात्कालिक ज़रूरतें हैं और इन बेहद नाजुक संवेदनशील पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्रों का जो दीर्घकालिक संरक्षण है, इनके बीच एक स्थायी संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये एक बहुत जटिल चुनौती है। हाँ, ये तो है।
इसका समाधान खोजना ना केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य है। इस पर निश्चित रूप से और जानकारी जुटाई जा सकती है और हमें गहराई से विचार करना चाहिए।